नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको देहरादून से बताएंगे। इस वक्त की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगती नजर आ सकती है। कई नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद है और मंत्री सौरभ बहुगुणा, मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम मंत्रीगण मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर आज अंतिम मुहर लगती हुई नजर आ सकती है और कौन सी ऐसी नियमावली है जिनमें संशोधन किया जा सकता है। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा, मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम मंत्रीगण मौजूद है। और इतना ही नहीं, सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में मौजूद है। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि देहरादून की इस बड़ी खबर के बाद नियमावली में क्या कुछ संशोधन किया जाता है। बैठक में कैबिनेट मंत्री जब मौजूद है और मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी जब अध्यक्षता कर रहे हैं, तो देखना होगा कि कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर आज अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से देहरादून में लगातार कैबिनेट की बैठक जारी है, कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर आज अंतिम मुहर लग सकती है और कौन सी ऐसी नियमावली है जिनमें संशोधन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज भी कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में चल रही है और 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी थी और अभी जो है कैबिनेट बैठक फिलहाल भी चल रही है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद हैं और आज जो है कई प्रस्ताव बैठक में आने की उम्मीद है, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति नियमावली में संशोधन हो सकता है और जिसमें कि सुपरवाइजर के 50% पदों पर इनकी पदोन्नति का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। इसी के साथ ही जो है वो चाहे अन्य फैसले चाहे पशुपालन विभाग से लेकर के हो या फिर उद्यान विभाग हो या फिर महिला विभाग हो या फिर खेल विभाग हो, जो है वित्त विभाग हो, इस संबंधित भी कई प्रस्ताव जो है बैठक में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी ये भी देखने वाली बात है। जी अरुण, जिस तरीके से बैठक में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री धामी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा राहत कार्यों को लेकर भी किसी तरीके की मुआवजे का ऐलान किया जा सकता है, ऐसा कुछ? जी देखिए, आपदा को लेकर के तो जिस तरीके से अभी तमाम तैयारियां चल रही है और जो केंद्र सरकार से भी जो है ब्यौरा मांगा गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर जो है जो घोषणा भी करते हैं, तो जो है एक सहायता जो है लगातार वो सभी जनपदों को दी भी जाती है। अलग अलग जनपदों में जब मुख्यमंत्री जाते भी हैं तो ऐसे में, लेकिन जो है अब आपदा को लेकर जिसमें अनुमान है और तमाम चीजें आपदा को लेकर आगे किस तरीके से काम करना है उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा होगी और उसको लेकर के भी क्या कुछ चीजें निकलकर बैठक में आती है और तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आज बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार की माया नगरी में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा है। माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर को फूलों और फलों से सजाया गया है और विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन किया गया है। वहीं भक्ति मां ब्रह्मचारिणी से सुख समृद्धि और शक्ति की कामना कर रहे हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण हरिद्वार को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं प्राचीन सिद्धपीठ ललित तीर्थ मां चामुंडा देवी मंदिर में प्रत्येक साल की भांति मेरू पर्वत पर कलश ले जाने का प्रयास किया गया। उत्थान समिति के सदस्यों की ओर से कलश लेकर पर्वत पर जाने के दौरान कुछ लोगों और वन विभाग की टीम के बीच कहासुनी देखने को भी मिली। भक्तगण पैदल कैलाश लेकर पर्वत पर जाने से अड़े हुए थे, जबकि वन विभाग ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत हुई और विवाद को शांत किया गया। जो है स्थानीय मां चामुंडा देवी के उत्थान समिति के नाम से वो है, तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व का कोर जोन क्षेत्र पड़ता है, जहां चामुंडा देवी नाम से ये बता रहे हैं। तो इसमें बगैर माननीय सुप्रीम कोर्ट और NTCA की गाइडलाइनों के अनुसार ये है कि कोर जोन में किसी भी मानवीय गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो वहाँ पर पूजा यदि बात करें यहाँ नहीं, कभी सालों पुराना वो ऐसा रहा होगा
परंतु वर्तमान में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहाँ पर ऐसा कोई मंदिर स्थापना की कोई बहुत प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसको इनके अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड उन्होंने भी देखा है और उन्होंने माना है कि हाँ भाई यहाँ कुछ मूर्तियां हैं और इनको पूजा अर्चना की अनुमति दी जा सकती है। तो अनुमति तो हमारे पास है, संस्तुति ये लोग करते नहीं है। हर बार हमें यहाँ रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। क्या क्या लगता है किसकी खामियां है कि कोर्ट का कुछ मामला जो है पूरा है? इसमें कोर्ट का कुछ मामला नहीं है। जो इन्होंने 1972 धारा के अंतर्गत ये हमें रोक रहे हैं, उसी धारा के अंतर्गत जो है कोर्ट हमें अनुमति देता कि भाई जहाँ वन्य जीव प्रतिपालक है, वन्य जीवों का क्षेत्र है, उसके अंदर सीमित संख्या में और व्यवस्था बनाते हुए इनको अनुमति दी जा सकती है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में नवनिर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर महंत भरतगिरी महाराज ने मंत्री का आभार भी जताया। साथ ही मंत्री ने लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी को 3 दिन में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने पर बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनहित और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सतत प्रयासरत है। तो वहीं हरिद्वार में अब बनारस जैसी भव्य गंगा आरती का अनुभव होगा। बता दें कि सर्वानंद घाट के पास भागीरथी बिंदु पर चेतन आयु ज्योति घाट का लोकार्पण हुआ है। इस दौरान भजनों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती आयोजित की गई। वहीं मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। दरअसल ये आरती श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने में मदद करेगी और हर की पौड़ी पर स्नान पर्व का दबाव कम करेगी। ठीक है, हर की पौड़ी यहीं से हर की पौड़ी पे पानी जा रहा है बल्कि हर की पौड़ी पे पानी जाता है तो शमशान और राख और कोयला का जाता है। यहाँ तो शुद्ध एकदम पानी आता है। तो अगर जो भी लोग अगर मान लो जिस तरह से आरतियों की परिपाटी और हर घाटों पे हो रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा तो गंगा जी तो वही है, आरती वही है, तो इसका दिव्य और भव्य स्वरूप भी वही है। और अगर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार इस तरह से होगा तो मैं समझता हूँ कि हर की पौड़ी की भीड़ भाड़ स्वाभाविक कम हो जाएगी। तो यहाँ से लगाकर वहां तक आरती होगी तो फिर आनंद ही आनंद रहेगा। अब तो छोटी सी जगह में हर की पौड़ी पे होती है, वो देखे कि गंगा जी की मेन धारा के ऊपर से आरती लगा के हर की पौड़ी तक आरती होती है, तो इससे बड़ा दिव्य और भव्य और सुंदर और उत्साह क्या रहेगा। ये तो एक आनंद ही आनंद रहेगा। हाँ, क्या महत्व, वो तो बना रखा है, महत्व तो क्या ज्यादा है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक और घाट आज यहाँ पर आरती का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो श्रद्धा का भाव है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। तो वहीं परान कलियर क्षेत्र के बेड़पुर चौराहे पर दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता करण मेहरा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आईजी गढ़वाल पर की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोशित लोगों ने करण मेहरा के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान एडवोकेट विनोद कुमार ने कहा कि करण मेहरा ने दलित समाज से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे सभी वर्गों में गहरा रोष है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे प्रदेश में जितने भी दलित अधिकारी थे उन सबको एक अहम जिम्मेदारी दी हुई है और इन जिम्मेदारियों से जो कांग्रेस पार्टी जो दलितों के हित की बात करती है या अपने आप को दावा करती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं और खासकर मैं करण मेहरा जी के बारे में कहना चाहूँ, करण मेहरा ने जो ये अनाप शनाप जो बयान दिए हैं एक हमारे दलित पुलिस अधिकारी के खिलाफ, ये इनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और आज उसी के ही उपलक्ष्य में आज हमने करण मेहरा का पुतला दहन किया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिमों के सबके लिए जो पिछड़े गरीब जो लोग हैं उनके सबके लिए सरकार काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी केवल इस बात का दम भरती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनका वास्तविक चेहरा सामने आया है कि किस तरीके से उनके दिल के अंदर घृणा भरी हुई है। वहीं काशीपुर में 21 सितंबर की रात शहर में निकले जुलूस ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हुआ। अब पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। तो उधर रुड़की में एचआरडीए कार्यालय के बाहर सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एचआरडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का आरोप है कि उनके घर, दुकान और खेत एचआरडीए की ओर से बनाए गए नक्शे के आधार पर ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी शुरू की गई है, जिसकी जानकारी अभी तक भी किसानों को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके चलते उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ा इमरती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं एससी समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी कि आप इसमें कभी भी कोई मकान, दुकान या कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। उसके बराबर में कॉलोनियाँ हैं, जब भाई कॉलोनियाँ उसमें आपने वो कर दी बनाने के लिए, तो बराबर की ज़मीन आप कैसे दर्शा रहे? वहाँ 20 फुट मिट्टी भी खोदोगे, वहाँ तालाब नहीं दिखाई देने का, वहाँ कोई पानी चलता हुआ नहीं दिखाई देने का। आपने वो दर्शा दी कि इसमें नाली खाड़ों की ज़मीन है, जबकि ये जो सर्वे हुआ, ये तो घर बैठ के इन्होंने नक्शा बना दिया। कोई धरातल पे किसानों से पूछ के कोई नक्शा नहीं बनाया गया। मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं, उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है, जिसका किसान, कई गांवों के किसान यहाँ पर आकर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को सुनने के लिए हमारे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और उप जिलाधिकारी साहब भी आए, जिनको एक ज्ञापन दिया गया। और ये जितनी भी त्रुटियां हैं, इनको दूर करने की हमारी तरफ से जो है उनको निवेदन किया गया है। और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हेलमेट न पहनने से हो रही मौतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 4 प्रमुख पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी लगाई गई है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट आने वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी संज्ञान में आ रहा था, जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया था कि बिना हेलमेट के कोई भी स्कूटी या बाइक चलाते हुए ना दिख पाए हमारे हरिद्वार जनपद की सड़कों पे। तो उसी के अंतर्गत ये एक अभियान है नो पेट्रोल नो हेलमेट नो फ्यूल का, जो कि आज कुछ सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे चलाया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगर इसमें 1-2 दिन के बाद जब इसमें हम देखा जाएंगे कि किस तरह का इसका रिस्पॉन्स है और कितना इतने इफेक्टिव है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो अभियान है वो जनपद के सभी पेट्रोल पंप्स पे इसको चलाया जाए, ताकि जो ये एक हमारी आदत है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, वो सबकी एक आदत बने और रोड सेफ्टी का एक जो अवेयरनेस है वो सबके पास जाए। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो हमारा सर ही होता है, और हेलमेट जो है अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो जान बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो वही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकारी जमीन हो या अव्यवसायी व्यावसायिक, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारी बारिश के बाद नदियों और नालों के किनारे कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सर्वे टीम खतरनाक जोन का निरीक्षण कर रही है और अवैध भवनों के लिए शिफ्टिंग या फिर सुरक्षा उपयोग किए जाएंगे। और इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। नहीं, देखिए, जो सरकारी ज़मीनों पर चाहे व्यवसायिक हो चाहे घर का निर्माण हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी आपने देखा कि भारी बारिश हुई और जो नदियों के अलावा जो उस तरह के छोटे मोटे नाले हैं,
वहाँ पर भी कई जगह जो पुश्ते गिरे हैं या घरों में पानी गिरा है, उसके लिए हमने सर्वे टीम बनाई है और सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कोई भी भवन जो खतरे की जद में हैं उनको भी हम लोग कहेंगे कि उसको शिफ्ट करें या सुरक्षा के उपाय करें। तो उसके लिए भी हमने टीम बनाई है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग का भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। ऋषिकेश में भी हमने अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई की है, ताकि लोगों को पता चले कि अवैध काम की बजाय हमारा ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम है, उसके माध्यम से आएँ। बहुत ईजिली मैप अप्रूव हो रहे हैं, तो अवैध काम करने के बजाय वैध काम को बढ़ावा दें। तो वहीं लालकुआं में समाज सेवी और प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से ग्रामीणों में भारी रोष है। बता दें कि जब से मिले सुसाइड नोट से और पटवारी पूजा रानी का नाम आने पर लोग शव लेकर लालकुआं कोतवाली पहुंचे हैं और जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने पटवारियों को हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहकर न्याय की गुहार लगाई। मेरे संज्ञान में जो है वो पूजा अधिकारी का ही नाम आया है, तो हमने पूरी जोर शोर से जो मांग उठाई है वो पूजा अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर उठाई है और उसको सस्पेंड करने की मांग उठाई है। तो वहीं मसूरी में 15 सितंबर की भीषण बारिश और भूस्खलन के बाद अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाई है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय होटल और व्यापारिक उद्योग भारी संकट में घिरे हुए हैं। अब होटल एसोसिएशन और टेंडर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ठोस राहत पैकेज की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आज मसूरी को, पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि उत्तराखंड में बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ है, और ऐसे नुकसान को देखकर कोई भी पर्यटक उत्तराखंड या मसूरी नहीं आ रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति आज नुकसान में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलेंगे, रोडों को दुरुस्त किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग हो, मसूरी किमाड़ी देहरादून मार्ग हो, मसूरी कोलुखे झड़ीपानी देहरादून मार्ग हो, ये समस्त मार्ग दुरुस्त होंगे, सुचारू रहेंगे। बिजली पानी के बिलों में कटौती मिलेगी, फिक्स चार्जेज में कटौती मिलेगी, लोनों में समय मिलेगा, लोन मॉनिटरिंग मिलेगा, लोन देने का समय मिलेगा, लोन मिलने में आसानी मिलेगी। और पटरी पे लाने के लिए चाहे वो मजदूर भाई हो, गरीब व्यक्ति हो, रिक्शा चालक हो, सबको राहत का पैकेज मिले, 3 महीने का भत्ता मिले। टैक्सी चालकों के, 2 व्हीलर रेंटलों के उनके टैक्स कम हो, और किराए पे लोगों की दुकानें हैं उनको कुछ राहत मिले। ऐसी समस्त समस्या को लेकर हमने बात करी है, मास्टर प्लान की बात करी है। एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 ज्ञापन दिए हैं, एक दीर्घकालीन सपोर्ट के लिए, एक अल्पकालीन के लिए। अल्पकालीन में हमने निवेदन किया है कि जो रोड्स बाधित हैं, जो हमारी और रोड्स हैं जैसे किमाड़ी रोड है, एक हमारी झड़ीपानी से टोल टैक्स की रोड है, ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं और बाधित हैं। जो हमारी मेन रोड है देहरादून मसूरी की, वो भी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी उसमें पुश्ते गिर गए हैं। जो डबल रोड्स थी वो सिंगल रह गई हैं। बस ये है कि गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, तो हमने कहा है कि तुरंत उसको जो है और सेफ किया जाए और क्लियर किया जाए, ताकि आवाजाही हमारी बनी रहे। तो वहीं हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा के रूप में भगवान राम की बारात निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं रथ पर विराजमान राम और लक्ष्मण आकर्षण का केंद्र बने रहे। शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर और उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। तो वहीं मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन से लोग डर के साए में जी रहे हैं। घर और सड़कें खतरे में हैं। बता दें कि पिछले हादसों में एक मजदूर की मौत हो चुकी है। लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराज हैं और भूवैज्ञानिक सर्वे, आरसीसी वॉल, चेक डैम और अस्थायी पुनर्वास की मांग भी कर रहे हैं। साथियों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो आपदा आई थी वो 15 की रात को आई थी, यानी कि आज हमारे को लगभग हमारी 21 तारीख हो चुकी है। इन 4-5 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। सब लोग निरीक्षण ज़रूर कर रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं, परंतु ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। और दूसरी रही बात इसकी कि अगर भगवान ना करे दोबारा ऐसी बारिश हो जाए तो आप तब आकर के यहाँ पे कुछ करेंगे या हमारे हाथों में चेक थमा करके चले जाएंगे? बस बहुत डर है। बस रात दिन हम तो बैठे रहते, बस है कि अभी बारिश लगेगी तो बस हम तो रात, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ हैं, बच्चों को भी अपना आप भी खतरा है, सबको खतरा है। घर तक में दरार आगे हमारी। बस हम ये चाह रहे हैं कि बस बढ़ रहा है ये ना, बस लगातार खुलते जा रही दरार, खुलते जा रही, बढ़ते जा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि बस इसे कोई जल्दी कर दो। इतना लोग तब से आ ही रहे, सभी आ रहे, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। और कुछ ही 1 मिनट में अभी क्या है, हम सारे चल जाएंगे, अभी फिर क्या करना है।
ये कि भाई तुरंत तुरंत काम करना चाहिए, बस हम यही चाह रहे हैं। हमें यही कहना चाहूँगी कि बहुत डर है, बहुत ज़्यादा। इतने लोग आ भी रहे हैं पर तो हो तो कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, कुछ भी नहीं। कोई हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ये भी कुछ विश्वास हमें दिलाए। और डर इतना है कि रात को बारिश हो तो तब भी डर है, दिन में अगर धूप हो तब भी डर है खिसकने का। बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग। बिल्कुल पूरा एरिया दरक रहा है जी, सारा जा रहा है, सड़कें भी फट रही हैं। और क्या कहना क्या चाहेंगे, हम लोग तो यहाँ पर रह बड़ी मुश्किल से रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आने को सब आ रहे हैं, अध्यक्ष भी आए हैं, मंत्री जी भी आए हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, नहीं, पर ग्राउंड फ्लोर कोई काम तो ऐसा हो नहीं रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। आपदा प्रबंधन का कोई आदमी यहाँ पर अब तक आया नहीं है जी, ना ही कोई काम शुरू हुआ है। ये तब करेंगे जब कोई कैजुअली हो जाएगी या कोई हो जाएगी। कैजुअली तो हो ही चुकी है, खैर उसमें तो चलो पहले पहले हुई, कोई वो नहीं है, पर अब तो कम से कम आके लोग कोई काम करें, कुछ देखें उससे यहाँ पे आके। आप लोग बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, रात को बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो हम लोग उठ के बैठ जाते हैं। जितने भी लोग रह रहे हैं सारे के सारे उस दिन से परेशान हैं, और इन सब की सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारे भवनों की, हमारे घरों की, जान माल की और हमारे रास्ते की सबसे पहले सुरक्षा की जाए। प्रशासन कोई भी उपाय अपनाए, पहले हमें ये आश्वासन मिल जाए, हमें दिखाई पड़े कि यहाँ पर कुछ सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। यदि सुरक्षा प्रबंध नहीं होंगे तो बस्ती का पूरा इलाका ही किनारे से ढहता जाएगा। भगवान ने करेगा कोई ऐसी दूसरी बारिश होती है उसमें हम सब परेशान हो जाएंगे। रात को कोई सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आए दिन लोग आ रहे हैं, प्रशासन भी आ रहा है देख, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी है भवनों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, और रास्ता जो हमारा डैमेज हो रखा है इसको सबसे पहले हमें एनी हाउ प्रथम दृष्टया से किसी तरह से बनाया जाए, इसे बनाया जाए। तो वही हल्द्वानी के दमवा ढूंगा में प्रारंभिक सर्वे शुरू हो गया है। वार्ड टीम सरकारी टीम के साथ सहयोग करेगी। जल्द ही दमवा ढूंगा में कैंप कार्यालय खुलेगा और पिलर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं 50 सालों की आबादी को देखते हुए पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीवर के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। साथ ही डीजीपीएस तकनीक से सर्वे के बाद लोगों को घर और जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं सीएम धामी के फैसले से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जो आपका दमवा ढूंगा जवाहर ज्योति राजस्व गांव घोषित है, उस गांव की अभिलेख प्रक्रिया की अधिसूचना शासन द्वारा कर दी गई है। अभिलेख प्रक्रिया की अधिसूचना के क्रम में अब जवाहर ज्योति दमवा ढूंगा गांव की सीमाओं का कार्य एवं अभिलेख तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। किस तरह का ये पूरा प्रोसेस होगा? इसमें जो हमारे द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, इसमें दोनों प्रक्रिया से होगा, जिसमें कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जरीब और उसके माध्यम से, साथ साथ डीजीपीएस सर्वे भी करना जरूरी होगा, क्योंकि कई क्षेत्र में आपकी आबादी बन चुकी है, जिसका डीजीपीएस सर्वे के माध्यम से भी सर्वे किया जाएगा। जो सीमाएं हैं वो फॉरेस्ट से लगती हुई हैं, जिसके लिए जहाँ पे हम सीमाएं स्थापित करेंगे वहाँ पे वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए सीमाओं को फिक्स करेंगे। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है।